वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे मोनेरा जगत के बारे में। हमने पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी थी, उसमें 5 जगत देखे थे। सबसे पहला जगत देखा था मोनेरा, दूसरा हमने देखा था वापकुदन का प्रोटिस्टा, तीसरा हमने देखा कवक या फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा हमने देखा था वह एनिमेलिया। तो इस प्रकार से हम अब पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार अलग अलग जो जगत है उन जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहला जगत स्टार्ट करते हैं और वह जगत कौन सा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वह जगत है जगत मोनेरा। तो सबसे पहले हमें कौन सा जगत ध्यान रखना है, मोनेरा जगत के बारे में हमें पढ़ना है। मोनेरा जगत है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो ध्यान दें, मोनेरा जगत है वह जगत आपको पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ। मोनेरा जगत है उसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अध्ययन किया था, या सबसे पहले मोनेरा जगत के बारे में बताया था वह किसने बताया था, तो आपको मोनेरा जगत नाम दिया था वह सबसे पहले किसने दिया था, तो आप क्या ध्यान देंगे, मोनेरा जगत है वह सबसे पहले नाम दिया था वो कॉपलैंड ने दिया था। और कॉपलैंड ने मोनेरा जगत के बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था और उन्होंने नाम क्या दिया था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने नाम दिया माइचोटा, जिन्हें बाद में 2 वैज्ञानिक थे, एक आपको ध्यान रखना डॉग हार्टी एवं दूसरा वैज्ञानिक हमें ध्यान रखना है डॉग हार्टी एवं एलन ने। डॉग हार्टी एवं दूसरे कौन से ध्यान रखने आपको, एलन ने। डॉग हार्टी एवं एलन ने इसको क्या नाम दिया, मोनेरा नाम दिया। तो मोनेरा नाम किसने दिया था, डॉग हार्टी एवं एलन ने दिया था, जबकि सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन किया था वो माइकोटा ने के रूप में कॉपलैंड ने किया था। तो माइकोटा के रूप में किसने किया था, कॉपलैंड ने किया था, और डॉग हार्टी एवं एलन ने। कॉपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, उसी के अंतर्गत इसका नामकरण किया था। तो ये तो हमें ध्यान रखना है मोनेरा जगत की सबसे पहले नामकरण किसने किया था। अब ध्यान दें, हम इसके कुछ सामान्य लक्षण है उस बारे में अध्ययन करते हैं। तो मोनेरा जगत के कौन कौन से सामान्य लक्षण है उस बारे में हम देखते हैं कि मोनेरा जगत के जीवों में प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। तो पहला ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है सबसे प्राचीनतम जीव है ऐसा माना जाता है तथा प्राचीनतम लक्षणों को लिए हुए आज भी विद्यमान है। तो मोनेरा जगत में इस प्रकार के जीवों को रखा गया जो सबसे प्राचीनतम जीव है, प्राचीन लक्षणों युक्त जीव है, और आज भी प्राचीन लक्षणों युक्त जीव उपस्थित है। और उसमें इस प्रकार के जीव रखे गए जो सभी किस प्रकार के प्रोकैरियोटिक, तो आप ध्यान देंगे मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन से जीवों को रखा गया है, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है उन सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया है, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव है, असीम के अंदर की जीव है उनको रखा गया है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव या असीम के अंदर की जीव है उन सभी जीवों को किस में रखा गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। फिर ध्यान दीजिए, ये जीव होते हैं उनका आवास कहाँ होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के जीव होते हैं वो पृथ्वी पर संभवतः सभी आवासों में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे इस जगत के जीव सामान्यतः सभी आवासों में पाए जाते हैं, सामान्यतः सभी आवासों में पाया जाता है, सामान्यतः सभी आवासों में पाए जाते हैं, सभी आवासों में पाए जाते हैं, इन्हें सभी आवासों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह आपको ध्यान रखना है सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये उपस्थित नहीं होते हैं। यानी ये आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर भी उपस्थित होते हैं, आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं, मृदा में उपस्थित होते हैं। पृथ्वी पर जल, वायु, मृदा, और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरने, गर्म जल के झरने, और आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं उसमें भी उपस्थित होते हैं। और आप देखेंगे तो गर्म जल के झरनों के अतिरिक्त जो गहरे कुएं होते हैं उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। तो पृथ्वी पर, जल पर, वायु, मृदा, गर्म जल के झरने, और आप ध्यान देंगे गहरे समुद्र, गहरे समुद्र,
एवं मरुस्थल तथा जो अम्लीय मृदा होती हैं मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रतिकूल आवासों और सामान्य आवासों में सभी प्रकार के आवासों में ये पाए जाते हैं। तो इनका आवास आपको ध्यान रखना है, ये पृथ्वी पर सामान्यतः सभी आवासों पर पाए जाते हैं, जैसे जल, भूमि, वायु, या आपको ध्यान रखना है मृदा, गर्म जल के झरने, गहरे समुद्र, मरुस्थल इत्यादि में पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता ध्यान दीजिए, ये सामान्यतः अविकल्पी अवावीय होते हैं। अविकल्पी अवावीय होते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है ऑब्लिगेट अवावीय होते हैं, यानी ऑब्लिगेट अवावीय प्रकार के होते हैं, एनएरोबिक होते हैं। तो इस प्रकार से एनएरोबिक प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट एनएरोबिक प्रकार के होते हैं। तो ये सामान्यतः आपको ध्यान रखना है श्वसन होगा वो किस प्रकार का होगा, अविकल्पी वावीय प्रकार के होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, अविकल्पी, आपको ध्यान रखना है अवावीय प्रकार के होते हैं। तो ये विशेषता भी हमें ध्यान रखनी है। और आप ध्यान देंगे तो इनके बाहर की ओर आवरण होता है वह कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज रहित होती हैं। बाहर की ओर आवरण उपस्थित होगा, कोशिका भित्ति उपस्थित होगी, कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती हैं। कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है, तो आप क्या ध्यान देंगे, सेलुलोज रहित होती हैं, यानी कोशिका भित्ति होगी उसमें सेलुलोज का अभाव होता है, सेलुलोज उपस्थित नहीं होता है। आप ध्यान देंगे तो बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती हैं वह किससे बनी होती है, तो आप देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती हैं। आप देखिए बैक्टीरिया है वह इसका प्रमुख सदस्य है, और बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकैन एवं एमिनो अम्लों की बनी होती हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकैन प्लस किसकी बनी होती है, एमिनो अम्लों की बनी होती हैं, जो कि एक प्रकार से म्यूकोपेप्टाइड है, एक प्रकार से क्या है, म्यूकोपेप्टाइड है, उससे निर्मित होती हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति होगी वह पेप्टिडोग्लाइकैन या म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती हैं। जबकि आप ध्यान देंगे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उन आर्की बैक्टीरिया के अंदर इसके सदस्य हम पढ़ेंगे आगे, आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती हैं वह प्रोटीन युक्त होती हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होती हैं। तो आर्की बैक्टीरिया होगा उनके अंदर कोशिका भित्ति होती हैं वह पॉलीसैकेराइड एवं किसकी बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, साथ में आपको ध्यान रखना है पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती हैं, जबकि पेप्टिडोग्लाइकैन अनुपस्थित होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जबकि इन्हीं का एक सदस्य है माइकोप्लाज्मा, हम आगे सबका डिटेल से अध्ययन करेंगे। माइकोप्लाज्मा है, उस माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति होती है, उसमें माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। तो कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती है, या तो पेप्टिडोग्लाइकैन की या पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती हैं। तो ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती हैं। फिर अगली विशेषता ध्यान दीजिए, ये प्रोकैरियोट्स है, किस प्रकार के हैं, प्रोकैरियोट्स है। और प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है उसके बाहर की ओर केंद्रकीय आवरण अनुपस्थित होता है, और आनुवंशिक पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ रहता है। इस प्रकार के केंद्रक को हम आद्य केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक, प्रोकेंद्रक या न्यूक्लियोइड या आपको केंद्रकाभ या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा, यानी प्रोकैरियोट्स की में केंद्रक के बाहर केंद्रकीय आवरण का अभाव होता है, यानी इसमें केंद्रक के बाहर जो केंद्रकीय आवरण होता है, केंद्रकीय आवरण होता है, उस आवरण का अभाव होता है। केंद्रकीय आवरण का क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, केंद्र के बाहर केंद्रकीय आवरण का अभाव होता है, यानी अनुपस्थित होता है, केंद्र के बाहर की और केंद्रकीय आवरण नहीं होता है। तथा आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में फैला रहता है, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में फैला रहता है।
कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, फैला रहता है, बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। ऐसे केंद्रक को हम क्या क्या कहते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा केंद्रक होगा, उस केंद्रक को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है आद्य केंद्रक, ऐसे केंद्रक को हम क्या कहेंगे? आद्य केंद्रक कहा जाता है। या आपको ध्यान रखना है प्रो केंद्रक भी कहा जा सकता है। आद्य केंद्रक, प्रो केंद्रक, या इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है, केंद्रकाभ भी कहा जाता है। या इसे हम जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं, जीनोफोर कहा जाता है। आद्य केंद्रक, प्रो केंद्रक या प्राक केंद्रक, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? इसके केंद्रक के बारे में। और आप ध्यान देंगे इनके कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य होता है, उस कोशिका द्रव्य में एकल एवं दोहरी झिल्ली कोशिकांग होते हैं, उनका भी अभाव होता है। तो आप ध्यान देंगे इनमें, इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। झिल्ली युक्त कोशिकांगों का क्या होता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह अनुपस्थित होता है। और आप ध्यान देंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर क्रोमोफोर पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी यौगिक में क्रोमोफोर उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी अंतःपद्रव्य जालिका, गोल्जी बॉडी, इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं वह इसमें अनुपस्थित होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। तो ये विशेषता हमें ध्यान रखनी है कि इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं। फिर अगली ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में वैसे भी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें भी अनुपस्थित होते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? इनके कोशिका द्रव्य में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको जानना है राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम होंगे वो किस प्रकार के होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। तो 17 प्रकार के राइबोसोम इनके कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इनके कोशिका द्रव्य में राइबोसोम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? 17 प्रकार के होते हैं। और विशेषता ध्यान देंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो होते हैं वह स्वपोषी या परपोषी प्रकार के होते हैं। तो इस सदस्य होते हैं वह स्वपोषी प्रकार के होते हैं, या फिर किस प्रकार के होते हैं? परपोषी प्रकार के। स्वपोषी में आपको ध्यान रखना 2 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ तो ये कैसे हो सकते हैं? रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं। तो ये रसायन संश्लेषी यहाँ किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रकार के होते हैं। एवं किस प्रकार के होते हैं? तो आपको ध्यान रखना ये परपोषी प्रकार के भी होते हैं। तो स्वपोषी एवं परपोषी। परपोषी में ये कैसे हो सकते हैं? मृतजीवी हो सकते हैं। यहाँ कैसे हो सकते हैं? परजीवी हो सकते हैं। मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं तो मृतजीवी, और दूसरे जीवित जीवों पर उपस्थित रह करके भोजन प्राप्त करते हैं तो परजीवी। तो परजीवी प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ किस प्रकार के हो सकते हैं? मृतजीवी प्रकार के हो सकते हैं। तो ये विशेषता ध्यान रखनी है। इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन के स्थान पर संयुग्मन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? संयुग्मन पाया जाता है। तो लैंगिक जनन का अभाव होता है। लैंगिक जनन के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है? संयुग्मन पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषता हैं जो किसकी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? मोनरा जगत के सदस्यों की विशेषता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। मोनरा जगत के सामान्य लक्षण, मोनरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इस जगत में पाए जाने वाले जीव सामान्यतः सभी आवासों में पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु या मृदा या गर्म जल के झरने, गहरे समुद्र, मरुस्थल इत्यादि पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये सामान्यतः अविकल्पी अवायवीय परजीवी प्रकार, अवायवीय प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन और अमीनो अम्लों की बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया अंदर पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक के बाहर केंद्रीय के आवरण का अभाव होता है तथा आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है और स्टोन प्रोटीन रहित होता है।
ऐसे होते हैं उसी केंद्र को हम आद्य केंद्रक, प्रोकेंद्रक, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जानते हैं। इनके कोशिका द्रव्य में झिल्लियुक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःपदरी जालिका, गोल्जिका इत्यादि का अभाव होता है। इनके कोशिका द्रव्य में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये स्वपोषी प्रकार के यानी रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी यहाँ पर पोषी प्रकार के, मर्दजीवी यहाँ परजीवी प्रकार के होते हैं। इसमें लैंगिक जन का अभाव होता है, इसके स्थान पर संयुग्मन पाया जाता है। अब इसके सदस्य कौन कौन से, इसके उदाहरण कौन कौन से, उस बारे हम ध्यान दें तो इसके उदाहरण हैं उस बारे हम देखेंगे। ध्यान दीजिए, इसके उदाहरण कौन कौन से उस बारे हम देखते हैं। यानी मोनरा जगत की उदाहरण। मोनरा जगत के कौन कौन से उदाहरण हैं उस बारे हमें ध्यान देंगे। तो मोनरा जगत के सबसे पहला उदाहरण हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। कौन सा पढ़ेंगे हम? आर्की बैक्टीरिया या जैसे आद्य बैक्टीरिया कहा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। सेकंड कौन सा ध्यान देंगे? यू बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सेकंड यू बैक्टीरिया। थर्ड आप ध्यान देंगे यू बैक्टीरिया के बाद में वो आपको ध्यान रखना है एक्टिनोमाइसिटीज और माइकोप्लाज्मा के बारे में भी देखेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में भी देखेंगे। तो इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया को ही हम क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। और उसके बाद में फोर्थ हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य रूप से हम चारों को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त माइकोप्लाज्मा के अतिरिक्त आप देखेंगे तो एक्टिनोमाइसिटीज भी इसका सदस्य होता है, रिकेशिया भी इसका सदस्य होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से ये चार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम सबसे पहला ध्यान देंगे और वह कौन सा पढ़ेंगे? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्की या मतलब क्या हुआ? आद्य बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया का मतलब हुआ ये सबसे प्राचीनतम जीव है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आद्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। आद्य बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये सबसे प्राचीनतम जीव है। ये सबसे प्राचीनतम जीव है। ये सबसे प्राचीनतम जीव है। किस प्रकार के जीव है? सबसे प्राचीनतम जीव है। और आप ध्यान देंगे जो प्राचीन लक्षणों को लिए हुए आज भी विद्यमान है। तो ये सबसे प्राचीनतम जीव है तथा सबसे प्राचीन लक्षणों को लिए हुए पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है, ये हमें ध्यान रखना है। अर्थात ये पृथ्वी पर सबसे पहले पैदा हुए, ये पृथ्वी पर सबसे पहले पैदा हुए, ये पृथ्वी पर सबसे पहले पैदा हुए तथा आज भी आदिम लक्षणों को लिए हुए विद्यमान है, तथा आज भी प्राचीन लक्षणों को लिए हुए, आदिम लक्षणों को लिए हुए पृथ्वी पर विद्यमान हैं। आदिम लक्षणों को लिए हुए पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, आज भी पृथ्वी पर उसी रूप में विद्यमान है, ये हमें ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको जानना है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको जानना है प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसलिए इन्हें हम प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीनतम जीवित जीवाश्म के नाम से जाने जाते हैं। यानी ओल्डेस्ट जो फॉसिल्स होते हैं उस रूप में ये जाने जाते हैं। तो आपको ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल के नाम से किसे जानते हैं? आर्की बैक्टीरिया को जाना जाता है, क्योंकि ये प्राचीनतम लक्षणों को लिए हुए उपस्थित है। ध्यान दें कि आर्की बैक्टीरिया के जीव होते हैं ये सबसे प्रारंभिक जीवों के रूप में उत्पन्न हुए, यानी अर्थात ये प्रोजीनेट से उत्पन्न हुए। जो सबसे प्रारंभिक जो जीवन के प्रारंभ हुआ है उस प्रारंभ में उत्पन्न होने वाले जीव है वो कौन से हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है?
आर्की बैक्टीरिया है। तो आर्की बैक्टीरिया है वह सबसे प्राचीनतम जीव है जो कि प्रोजीनेट से उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल बना और उसके बाद में आपको ध्यान रखना न्यूक्लिक अम्ल विभिन्न प्रकार के जो है वो केमिकल से बना, रासायनिक उत्पत्ति हुई है, वो हम उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है उन्हीं से इन जीवों की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ये प्राचीनतम जीव है एंड इनकी उत्पत्ति हुई है वो प्रोजीनेट से हुई है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जो आर्की बैक्टीरिया है, इस प्रकार के आर्की बैक्टीरिया ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में, अत्यंत प्रतिकूल दशाओं में उपस्थित होते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे, आर्की बैक्टीरिया अत्यंत प्रतिकूल दशाओं में, आर्की बैक्टीरिया अत्यंत प्रतिकूल दशाओं में, यानी अत्यंत कठिन या प्रतिकूल दशाएं होती हैं, प्रतिकूल दशाओं में, जैसे आप ध्यान देंगे गर्म जल के झरने हैं, जैसे गर्म जल के झरने जहां पर तापमान होता है वह 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है, उस प्रकार के क्षेत्रों में भी उपस्थित होते हैं। और आपको अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, गर्म जल के झरने अत्यधिक लवणीय क्षेत्र होगा उसमें भी उपस्थित होते हैं। बहुत अधिक लवणीय होता है उस लवणीय क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र। यहाँ आप ध्यान दें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये उपस्थित होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये उपस्थित होते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी उपस्थित होते हैं। और आप ध्यान देंगे अम्लीय मृदा में भी उपस्थित होते हैं, अत्यधिक अम्लीय मृदा है में भी ये उपस्थित होते हैं। तो आप क्या ध्यान देंगे, आर्की बैक्टीरिया अत्यंत प्रतिकूल दशाओं जैसे गर्म जल के झरने, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अम्लीय मृदा, उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उच्च ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, उस ताप वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हमें विशेषता किसकी ध्यान रखनी है, आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में उपस्थित होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, उच्च ताप वाले क्षेत्रों में उपस्थित होते हैं। तो ये किसकी विशेषता आपको ध्यान रखनी है, आर्की बैक्टीरिया की विशेषता ध्यान रखनी है, कहाँ पर किस आवासा में उपस्थित होते हैं। और ध्यान दीजिए आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होंगे। इन आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वह आपको ध्यान रखना है। आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वह किससे बनी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये पेप्टिडोग्लाइकैन की नहीं बनी होती हैं। किससे बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड से बनी होती हैं। ध्यान दीजिए किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड से बनी हुई होती हैं। एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनके अंदर कोशिका जो भित्ति होती है वह कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड की बनी होती हैं। ये विशेषता आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इनकी कोशिका भित्ति बैक्टीरिया की तरह पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई नहीं होती हैं, अपितु इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। जबकि बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी हुई होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी होती हैं। जबकि यहाँ आपको देखना है पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होती है। ये डिफरेंस आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और आप ध्यान देंगे इनकी कोशिका झिल्ली एकल कला नहीं होती हैं। हमने पढ़ा था यूनिट मेम्ब्रेन, वैसे छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी जब सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। इनकी कोशिका झिल्ली होती है, उसमें रॉबर्टसन का एक मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन, यानी सभी जीवों की कोशिका झिल्लियाँ होती हैं वह आपको ध्यान रखना है लिपिड की दोहरी परत से बनी हुई होती हैं और ये सभी कोशिकांगों में एक समान होती हैं, ऐसा बताया गया था यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने। परंतु आर्की बैक्टीरिया में होते हैं वह कोशिका झिल्ली होती है, वह एकल कला नहीं होती है, यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। तो आर्की बैक्टीरिया होता है वो इसका अपवाद है, उसमें एकल कला नहीं होती है। तो इनकी कोशिका झिल्ली होती है वह एकल कला नहीं होती है। बाकी यू बैक्टीरिया में और अन्य जीवों में एकल कला होती है, सभी में एक समान प्रकार की होती है, परंतु इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए इनकी कोशिका झिल्ली की, ध्यान दीजिए इनकी कोशिका झिल्ली के लिपिड कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लिपिड शाखित श्रृंखला वाले होते हैं, जबकि
यू बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सीधी श्रृंखला वाले होते हैं, अशाखित श्रृंखला होती है। जबकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड होते हैं कोशिका झिल्ली में, वह शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। यही विशेषता है जिसके कारण से ये बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। तो ये विशेषता वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इनके जो कोशिका झिल्ली होगी उनके अंदर लिपिड उपस्थित होते हैं, वह लिपिड किस प्रकार के होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। और लिपिड शाखित श्रृंखला वाले होने के कारण से आपको क्या ध्यान रखना है, ये इनमें जो लिपिड होंगे वे शाखित श्रृंखला के होने के कारण से अत्यधिक प्रतिकूल दशाओं को सहन करने में सक्षम होते हैं। प्रतिकूल दशा को सहन करने की क्षमता होती हैं, ये प्रतिकूल दशा को सहन करने की क्षमता होती है, या प्रतिकूल दशा के प्रति इसको क्या बनाती है, प्रतिरोधी बनाती है। तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। देखिए ध्यान दें, आप देखेंगे कि इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली में लिपिड किस प्रकार के होते हैं, तो लिपिड में आप ध्यान देंगे इसमें ये लिपिड है CH2C, लिपिड में आप देखेंगे तो इसमें जो लिपिड उपस्थित होते हैं वे लिपिड किस प्रकार के होंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। और लिपिड होते हैं वह शाखित श्रृंखला वाले इस प्रकार से होते हैं। अब देखो, और आपको ध्यान रखना है इसमें लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप क्या नहीं होता है, ईथर बॉन्ड उपस्थित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। एक विशेषता ये ध्यान रखनी है। और इसमें जो लिपिड होंगे वे किस प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर लिपिड होंगे वे शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर लिपिड होंगे वह किस प्रकार के होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से ये इनके अंदर लिपिड है, ये तो कैसे हो गए लिपिड, सामान्य श्रृंखला वाले हो गए, ये तो सीधी श्रृंखला होती। ऐसे तो किसमें होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किसमें होंगे, जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर। आर्की बैक्टीरिया के अंदर कैसे होंगे, इसमें शाखाएं उपस्थित होगी, श्रृंखला उपस्थित होगी, तो इस प्रकार के होंगे। यह हमें ध्यान रखना है किसमें, तो आपको ध्यान रखना है इनमें जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर लिपिड होंगे वह किस प्रकार के होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। तो लिपिड होंगे वह किस प्रकार के होते हैं, शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। तो ये लिपिड होंगे वे शाखित श्रृंखला वाले होते हैं। तो ये विशेषता किसकी ध्यान रखनी है, आर्की बैक्टीरिया की। और शाखित श्रृंखला होने के कारण से ही आर्की बैक्टीरिया होते हैं वे अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। और विशेषता ध्यान दें तो आपको जानना है इसमें 16S RNA होता है, वो 16S RNA की जो सीक्वेंस होती है वह भी क्या होती है, भिन्न होती है, अलग होती हैं। तो 16S RNA होता है, उसकी सीक्वेंस भी आर्की बैक्टीरिया के अंदर कैसी होती है, भिन्न प्रकार की होती हैं, अलग प्रकार की होती हैं। इस कारण से इसको हम अलग वर्ग के रूप में रखते हैं। तो ये विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया है उसका जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। आर्की बैक्टीरिया का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, उसमें कौन कौन से जीव है। अब ध्यान दीजिए, आर्की बैक्टीरिया है उसके अंदर सम्मिलित जीव है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यह हमें ध्यान रखना है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेथेनोकोकस, मेथेनोजेंस या मेथेनोकोकस जीवाणु जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रकार के हमें कौन से ध्यान रखने हैं, मेथेनोजेंस जीवाणु, मिथेन उत्पन्न करने वाले जीवाणु, मेथेनोजेंस। दूसरे आपको ध्यान रखना है वो कौन से ध्यान रखना है, हेलोफिल्स, हेलोफिल्स। और तीसरे प्रकार के हमें ध्यान रखने हैं वो कौन से ध्यान रखने हैं आपको, तो थर्मोएसिडोफिल्स। तीनों के नाम से स्पष्ट है ये किस आवास में पाए जाएंगे। पहला ध्यान दीजिए मेथेनोजेंस, यानी इस प्रकार के जीव मेथेन जो मेथेन उत्पन्न करते हैं, तो मेथेन उत्पन्न करने वाले जीव होंगे, मेथेन उत्पन्न
करने वाले जीव, उन सभी को किस में रखा गया, तो आपको देखना मीथेन उत्पन्न करने वाले जीव है उन सभी को मिथेनोजेंस में रखा गया। जैसे आप ध्यान देंगे मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस, तो ये मिथेनोकोकस, मिथेनोमाइक्रोबियम इत्यादि इस प्रकार के होते हैं। एलोफिल्स अत्यधिक लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव, अत्यधिक लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वह अत्यधिक लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, अत्यधिक लवणीयता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन सभी को किस में रखा गया, हेलोफिल्स में। थर्मोएसिडोफिल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, अत्यधिक अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय और पीएच लगभग आपको ध्यान रखना है 2 से 3 के आसपास रहती है। अत्यधिक अम्लीय एवं उच्च ताप वाले गर्म जल के झरनों में उपस्थित होते हैं, उच्च ताप वाले गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, गर्म सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, झरनों में पाए जाते हैं। अत्यधिक तापमान और उच्च अम्लता वाले सल्फर युक्त झरने होते हैं, उन सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं। तो सल्फर युक्त झरनों में ये उपस्थित होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। कौन से बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला मिथेनोजेंस किसे कहेंगे, तो मीथेन उत्पन्न करने वाले जीव। और इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये दलदल में उपस्थित CO2 होती हैं। देखो ध्यान दीजिए, दलदल में उपस्थित CO2 होते हैं, उस CO2 को ये मीथेन में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, मीथेन में, और उसके बदले क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मिथेनो बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। और आप ध्यान देंगे, ये बैक्टीरिया होते हैं वो गोबर में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है, गोबर में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है, गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, और गोबर में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, सेलुलोज। कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, सेलुलोज। गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होता है, उसका ये क्या करते हैं, किण्वन कर देते हैं। गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ सेलुलोज होगा, उसका किण्वन करके और किसको उत्पन्न करेंगे, मीथेन को उत्पन्न करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये बैक्टीरिया गोबर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है, उस सेलुलोज को ये किण्वन करके और मीथेन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, मीथेन में बदल देते हैं। और आपको ध्यान रखना है, ये जो पालतू मवेशी होते हैं, पालतू जो मवेशी होते हैं, उन मवेशियों के रूमेन में उपस्थित होते हैं। पालतू मवेशी होते हैं उनमें क्या, किसमें उपस्थित होते हैं, रूमेन में। ये रूमेन अमाशय का भाग होता है। अमाशय के 2 भाग होते हैं, जिसमें कच्चा भोजन पहले जो पशु होते हैं उसमें आप देखते हैं जो जुगाली वाले जीव होते हैं उनमें आप देखेंगे तो एक अमाशय का भाग होगा जिसे हम रूमेन कहेंगे। और रूमेन जो अमाशय का भाग होता है, उस रूमेन के अंदर ये जीवाणु उपस्थित होते हैं, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, रूमिनेट्स जीवाणु उपस्थित होते हैं। और ये रूमिनेट्स जीवाणु उपस्थित होते हैं, ये जीवाणु इस रूमेन में उपस्थित होकर के और जो भोजन है उस भोजन में सेलुलोज होगा उसका पाचन करने का कार्य करते हैं, इसलिए इसे रूमिनेट्स जंतु भी कहा जाता है। तो रूमिनेट्स जंतु या जो पालतू मवेशी होते हैं, गाय भैंस वगैरह, इनमें आप देखेंगे तो इनके अंदर ये उपस्थित होता है और उनमें उपस्थित होकर के उनमें मीथेन उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो जुगाली वगैरह में बदबू आती है, जो गंध आती है, उस गंध का कारण भी क्या होता है, तो आपको जानना मीथेन होती है। और मीथेन होती है वह किसके द्वारा प्रोडक्शन की जाती है, मिथेनोजेंस जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये पहला आपको ध्यान रखना है, कौन से जीवाणु हो गए, मिथेनोजेंस जीवाणु, जो कि मीथेन प्रोडक्शन करने वाले जीवाणु होते हैं। दूसरे आपको कौन से ध्यान रखना है, हेलोफिल्स जीवाणु। ये बैक्टीरिया होते हैं, ये लवणीयता वाले क्षेत्रों पर होते हैं और इन बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली होती हैं उस कोशिका में, इन बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली होगी, उस कोशिका झिल्ली में बैक्टीरियोरोडोप्सिन उपस्थित होता है, एक वर्णक उपस्थित होता है बैंगनी रंग का, और उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली में कौन सा वर्णक उपस्थित होता है, बैंगनी रंग का वर्णक उपस्थित होता है। और इस बैंगनी रंग के वर्णक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोरोडोप्सिन के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन होता है वह प्रकाश ऊर्जा को सीधे एटीपी में बदल देता है। जो प्रकाश ऊर्जा है, सनलाइट है, उसको सीधे किसमें बदल देता है, एटीपी में बदल देता है। तो सीधे किसमें बदल देगा, एटीपी में। और इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा, देखो एटीपी में सीधा बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। जबकि अन्य जो हम देखते हैं पादपों में या अन्य बैक्टीरिया में तो कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यहाँ कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कहेंगे। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता, परंतु आपको ध्यान रखना है प्रकाश ऊर्जा को सीधे किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, एटीपी या ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और इस ऊर्जा का उपयोग खुद के पोषण के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए करते हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरे प्रकार के हो गए जिसे हम क्या कहेंगे, हेलोफिल्स कहा जाता है। तीसरे आपको बैक्टीरिया ध्यान रखने हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। ये किस प्रकार के क्षेत्र में अत्यधिक अम्लीय एवं उच्च ताप वाले गर्म सल्फर युक्त झरने होते हैं, उन झरनों में ही उपस्थित होते हैं। यानी अत्यधिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, उससे भी अधिक तापमान पर आसानी से उपस्थित रह सकते हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया कहा जाता है। ये देखो गर्म जल युक्त झरनों में क्या उपस्थित होता है, सल्फर, और सल्फर को ये किस में बदल देते हैं, H2SO4 में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ये गर्म जल के झरनों में उपस्थित H2SO4 होती है, उस H2SO4 को ये किस में बदल देंगे, तो आप सल्फर को किस में बदल देंगे, H2SO4 में बदल देंगे, और H2SO4 में बदल करके और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का उपयोग अपने पोषण के लिए कर लेते हैं, तथा H2SO4 होती है उसके कारण से इसके पार्श्व का माध्यम होता है, वो माध्यम कैसा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना अम्लीय हो जाएगा। जिनमें ये बैक्टीरिया उपस्थित होंगे उनका माध्यम और ज़्यादा अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। उसका कारण क्या है, H2SO4 जो कि सल्फर के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है। यानी सल्फर का क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और सल्फर किस में ऑक्सीकृत हो जाएगा, H2SO4 में, और H2SO4 में ऑक्सीकृत होने के फलस्वरूप ऊर्जा निकलेगी। इस ऊर्जा का उपयोग तो ये अपने पोषण में कर लेंगे, तथा H2SO4 के निर्माण के कारण से इसका माध्यम है वो कैसा बन जाएगा, अत्यधिक अम्लीय हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया हमें ध्यान रखना है कौन से हो जाएंगे, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। जैसे उदाहरण के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं सल्फोलोबस बैक्टीरिया। कौन से ध्यान रखते हैं, सल्फोलोबस बैक्टीरिया वो इस प्रकार का होता है। तो सल्फोलोबस बैक्टीरिया वो इस प्रकार का होता है। इसमें एक और बैक्टीरिया आप ध्यान रख सकते हैं, थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया ध्यान रख सकते हैं, थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया। और थर्मस एक्वेटिक्स बैक्टीरिया होता है, ये देखो वावीय प्रकार का होता है। मैंने कहा था अधिकांश सामान्यतः कैसे होते हैं, अवावीय प्रकार के होते हैं आर्की बैक्टीरिया, परंतु ये किस प्रकार का होगा, थर्मस एक्वेटिक्स। तो आपको ध्यान रखना है ये वावीय प्रकार का होता है, और थर्मस एक्वेटिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसलिए बताया। इसका उपयोग होता है वो पीसीआर में किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि डीएनए की कॉपी संश्लेषण के लिए उपयोग में ली जाने वाली तकनीकी है। इस तकनीकी में किस बैक्टीरिया का उपयोग लिया जाता है, तो आपको देखता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या जो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में जो डीएनए से डीएनए की कॉपी निर्माण करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उस तकनीकी में थर्मस एक्वेटिक्स नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जो कि एक प्रकार का आर्की बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफिल्स का सदस्य है। तो ये इस प्रकार से आर्की बैक्टीरिया है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।